या लूपिंग विधि का क्या क्यों पसंद करते हैं भाई साहब? तो लूपिंग का मतलब हमने क्या बताया था कि आप हर एक सामान के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उसके लिए अलग अलग तार आप नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा जिस लूप से क्या होगा अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगे और आपका एक ही तार क्या होगा सारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर लेगा। ये नहीं होगा कि अब बल्ब लगाना है तो मेन स्विच से अलग तार निकाले, फिर मान लीजिए आपको होल्डर क्या बोलते हैं पंखा चलाना है तो अलग तार निकाले, एसी चलाना है तो अलग तार निकाले। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं। तो लूपिंग क्या करते क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई अलग से ज्वाइंट का यूज नहीं हो, एक ही लूप से सारा चीज निकाल देंगे तो अलग से ज्वाइंट क्यों बनेगा, यही कंसेप्ट है। तो कोई अलग से हम लोग को जोड़ का यूज नहीं किया जाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं समझा रहा हूं। लूपिंग का मतलब यह होता है कि एक मेन जंक्शन से क्या करते हैं आप तार को निकालते हैं, जो तार क्या होता है सब जगह जाता है और जाकर के जितने भी आपके मटेरियल हैं उन सारे मटेरियल को करंट पहुंचाता है। आपको हर एक सामान के लिए अलग अलग तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई लूपिंग क्यों करते हैं, करने से क्या फायदा होगा। तो लूपिंग करने से यह फायदा होगा कि अलग अलग कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब कि नो सेपरेट जॉइंट्स, नो अलग अलग जॉइंट का सेपरेट का मतलब अलग अलग जॉइंट्स हम लोग को यूज नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर क्या है सर, ये जो है आपको x है, इस x से पूछ रहा है कि प्रदर्शित चिन्ह है ये x आपका, इस x को, ये जो आपका x है, ये जो आप x देख पा रहे हैं, इस x का क्या काम, सॉरी इस x से क्या आपको दिखाई पड़ रहा है इस डायग्राम के अंदर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो प्रदर्शित चिन्ह आपका x है वो इस सर्किट डायग्राम में क्या शो कर रहा है, समझ गए बात को। तो ये क्या करता है, ये नोड है, लिंब है, इसको लिंब बोलते हैं हम लोग, लिंब। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, लिंब बोलते हैं इसको हम लोग। लिंब पर जो भी तार जाए आए हैं गए हैं, ठीक है ना, उस तार की संख्या को दिखाने का काम करता है कौन, ये x। यहां पर क्या करता है, यहां पर जो भी तार आए हुए हैं गए हुए हैं तो ये क्या हो गया है, एक लिंब बन गया है। तो लिंब पर तारों की संख्या दिखाने का काम है किसका, इस वाले आपके सर्किट में ये जो x दिख रहे हैं इसका, समझ गए, ये x का क्या काम है। तो इस लिंब के अंदर जो तार आए हुए हैं गए हुए हैं उसकी संख्या को शो करना। तो आपको जहां भी ऑप्शन मिलेगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। नंबर ऑफ स्विचेस टू बी कनेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ वायर्स रन्स ऑन द लिंब, है ना, नंबर ऑफ वायर्स रन्स ऑन द लिंब, यानी लिंब पर तारों की संख्या, ये आपका करेक्ट। चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि ये वाला जो वायरिंग है ये किसका वायरिंग है भाई साहब, ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो वायरिंग विधि है ये वायरिंग विधि किसका है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये वायरिंग का मेथड कौन सा मेथड है, ध्यान समझिए आप लोग, क्या देख पा रहे हैं आप, एक ही जगह से सब जगह लाइन, राइट, वेरी गुड अश्विन, ठीक है, करेक्ट बात है कि सर एक ही जगह से एक तार से सारे लाइन में कनेक्शन जा रहा है सर। तो अभी जस्ट पढ़ा के निकले थे आपको लूपिंग बैक, हम वही लूपिंग बैक है ये, ठीक है, ये क्या है आपका लूपिंग बैक, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस वायरिंग को देखते हैं। इस वाले वायरिंग को देखिए और बताइए आप कि यहां पर ये किस वायरिंग को दिखा रहा है। ठीक है, कल भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें टू वे स्विचेस लगा हुआ है, ठीक है, और जनरली जो हम लोग टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं वो कहां पर करते हैं, तो सीढ़ी के वायरिंग में करते हैं। जनरली कहां करते हैं, जो हमारा सीढ़ी का जो वायरिंग होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि अलग अलग स्थानों से जब क्या होता है आपको एक डिवाइस को कंट्रोल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये किसका डायग्राम है, तो ये सीढ़ी के वायरिंग का डायग्राम, यानी स्टेयरकेस वायरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। बोलिए सर, टू वे स्विच तो लिफ्ट में भी ना प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट में क्यों होगा टू वे स्विच, रोटरी स्विच होता है लिफ्ट में, रोटरी स्विच होता है, टू वे स्विच नहीं होता है। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में सबको आ गया। ये क्या है सर, ये क्या है, ये आपका सर स्टेयरकेस वायरिंग है। स्टेयरकेस वायरिंग मतलब सीढ़ी का वायरिंग है सर, और उसी का ये डायग्राम है सर।
समझ गए बात को। देखिए ये यहाँ पर देखिए एक लाइट को सपोज करिए शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, स्विचेस को शो कर रहा है, समझ गए बात को। तो ये चीजें हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही बल्ब को जलाने के लिए अलग अलग दो स्विच लगा हुआ है, 2 टू वे स्विच लगा हुआ है, जिसको आप कहीं से भी चाहें, ऊपर है ऊपर से बंद कर दीजिए, नीचे है नीचे से बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस वायरिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ये किस प्रकार का रिले है, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये जो रिले है, रिले के बारे में कल मैंने बताया था, कौन बच्चा बताएगा क्या होता है रिले? रिले क्या होता है, कौन बताइएगा? रिले के बारे में बताए थे कि बहुत ज्यादा विद्युत आपूर्ति होने पे उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, ट्रिप कर जाता है। सही बात है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी का होता है और उससे अगर हाई फ्रीक्वेंसी का करंट पास करेगा तो वो ट्रिप करके आपके सामान को बचा देगा, ठीक है। अभी समझिए ये रिले जो है, रिले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे पहले भी आप एक रिले पढ़े, कौन सा रिले पढ़े थे जो डीसी एसी दोनों में चल रहा था? इम्पल्स वेरी गुड, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी एक रिले है भाई साहब। अब ये कौन सा रिले है, इसको अच्छे से जूम कर देता हूं मैं, सब आदमी देख लीजिए इसको। ये कौन सा रिले है? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ये क्या है बाबू? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। मैं लिख देता हूं इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। समझ गए बात को? ये क्या है आपका बाबू रे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है आपका ये। यहां तक किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए मेरे से। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ऑप्शन समझ में सबको आ रहा है, नहीं आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है बोल सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है। श्याम जी समझ में आ रहा है जी? जी सर। ऑप्शन समझते जाइए, ऑप्शंस दिमाग में रहेगा तो देख करके भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। हिमांशु क्लियर हो रहा है जी? जी सर। कल तुम गायब था हमको लगता है। नहीं सर, शादी ब्याह का सीजन नहीं चल रहा है इस वजह से। तो उसमें तुम्हारा क्या काम? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पिडेंस इफ द ALCB ट्रिपिंग करंट इज 30 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्या है? 30 मिली एम्पियर है, यहाँ पर करंट का वैल्यू है, और आपको क्या करना है? अर्थ का फॉल्ट निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे? अर्थ का फॉल्ट निकालना है, जबकि आपको क्या कर दिया है? ट्रिपिंग करंट दे दिया है 30 मिली एम्पियर। कैसे निकालते हैं सर इसको? क्या कंसेप्ट, इसका फॉर्मूला क्या है ये बता दीजिए। देखिए जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग इसका ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ZS बराबर VL बाय I डेल्टा N, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट हुआ सर, समझाइए सर। देखिए VL का मतलब होता है कि जो एक आपके घर में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें जनरली 50 वोल्ट का, मान लीजिए हम लोग एक बेसिक लेते हैं कि ये एक्चुअल साइज ऑफ वोल्टेज जो है वो करंट पास करेगा आपके घर के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर VL के जगह पर हम लोग 50 वोल्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अभी क्या है ये देखिए, जो I डेल्टा N है वो क्या है? हमारा ट्रिपिंग करंट है। क्या है हमारा? ट्रिपिंग करंट। ट्रिपिंग करंट का मतलब क्या है? ALCB कहां पर ट्रिप करता है? ट्रिप का मतलब उसका जो क्या रहता है, बटन जो रहता है वो गिर जाना, समझ गए? उसको बोलते हैं ट्रिप कर जाना। तो जो 30 मिली एम्पियर है, उस 30 मिली एम्पियर को अगर आप बदलिएगा तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है जी? कौन बताइएगा? 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा? कौन बताओगे? बोलो, कोई बात नहीं। 10 पावर -3 कितना होता है बाबू रे? बोलो, 10 पावर -3 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे सर? 50/30 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे सर, ठीक है। तो 30 इंटू 10 टू द पावर -3 का मतलब कितना हो गया? नीचे में 1000 आ जाएगा। बोलिए, अगर 10 पावर -3 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? 10 पावर -3 क्या होगा? 1/1000 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट जाएगा, 3/100 हुआ, मतलब 0.03 हो गया।
0.03 हो गया, समझ गए बात को। तो 50 डिवाइड बाय कितना होगा आपका 0.03 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5000 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल उड़ाएंगे तो बटा कितना होगा बाबू रे 3 हो जाएगा, समझ गए। आप इसका मान निकालेंगे तो अराउंड 1666-67 के लमसम आपको आ जाएगा, आप लोग करके देखना, ठीक है। ये जवाब आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए क्या फॉर्मूला है सर। फॉर्मूला क्या है सर ये समझा दीजिए। तो जेड बराबर क्या बोला मैंने, जेड बराबर VL बटा I डेल्टा N होता है। VL का मान मैंने 50 वोल्ट पकड़ा है, I डेल्टा N का मान मैंने 30 मिली एम्पियर था, तो मिली एम्पियर को हमने क्या कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मिली एम्पियर का मतलब होता है m लगा हुआ है, मतलब 10⁻³ होता है, क्लियर बात, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया 30 × 10⁻³ हो गया, 10⁻³ को हमने ये किया नीचे लाया तो 1000 आएगा, तो 50 बटा 0.03 हो जाएगा। 0.03 को हम लोग 50/0.03 का वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो आपको अराउंड उतना आ जाएगा जितना मैंने आपको बताया, 1666.67 के लमसम आता है। तुम लोग 1666 पकड़ते हैं, इसको आप लोग ऐसे याद रखना, ठीक है। ऑप्शन वाइज भी याद रखना, मैंने कंसेप्ट बता दिया, बाकी कैसे याद रखना है वो आपका काम है भाई साहब, वो आप समझ लीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये देख लो। ये चैप्टर जो है ना भाई, इससे 5 से 6 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि हर एक सेट में कम से कम डाल दे रहा है, 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाता है घुमा फिरा करके, समझ गए। तो ये टॉपिक भी अच्छा है, मजेदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसको आप लोग समझिए। देखिए ये वायरिंग क्या है सर, ये कर रहा है। देखिए आप लोग घर में जब आई थिंक पुराना घर देखिएगा ना, तो वहां पर आप लोग लकड़ी के ऊपर जो है तार को चलाया हुआ देखते होंगे, कोई देखा है लकड़ी के ऊपर वायरिंग देखा है? कोई नहीं देखा, नहीं देखा है। पुराना घर में जाना देखना देखेगा लकड़ी का बीट चलता था, उसी पे तार घुमाया हुआ रहता था। चलो कोई नहीं, हाँ दो देखे होंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं देखे वो समझ लीजिए। रेलवे पट्टी टाइप का रहता था। रेलवे का पट्टी तो लोहा का ना हो गया, माने वो लकड़ी लोहा वाला नहीं सर, अच्छा, उसी डिजाइन में वो ठीक बोल रहा है, वैसे ही होता था, सही बोल रहा है। तो वो लकड़ी का होता है, बस इतना सी बात है। तो वो क्या है सर, तो वही उसको हम लोग कौन सा वायरिंग बोलते हैं, उसको हम लोग क्लिट वायरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? क्लिट वायरिंग। मैं लिख देता हूं CLEAT, क्लिट, क्लिट वायरिंग। सर इसका स्विच भी कुछ अलग ढंग से रहता था, गोल गोल करके। हाँ पुराने समय में जैसे MCV टाइप का रहता है, उस समय जो बनता था वो लगता था, अभी वो बनना बंद हो गया। लोग अब मान लीजिए तो बंद हो गया है। पहले केसिंग कैपिंग करते थे, अब मान लीजिए लोग इंटरनल वायरिंग करने लगे हैं, है ना। तो समय बदल गया ना, समय के हिसाब से चीजें बदल जाती है, तो वही चीज है। तो यह वायरिंग कौन सा टाइप का है, तो ये वायरिंग जो है आपका क्लिट वायरिंग है सर, ठीक है। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है इसको बाबू रे। ये कौन सा वायरिंग है सर, ये क्लिट वायरिंग है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट्स एज पर BIS? BIS का फुल फॉर्म कौन बताएगा? BIS का फुल फॉर्म कौन बताएगा? इंडियन स्टैंडर्ड होता है। फिर से बोलो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वेरी गुड। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक ही बच्चा को हम पढ़ाते हैं और सब बच्चा जवाब काहे नहीं देते हो जी? सब पढ़ाया हुआ नहीं है? हिमांशु हाँ सर पढ़ाया हुआ है तो जवाब काहे नहीं देता जी? चलो ध्यान रखा करो, कुछ चीजें ऐसा है कि जिसको भूलना गुनाह है, समझो। BIS वगैरह भूल जाओगे तो समझो कि इलेक्ट्रिकल का लड़का नहीं है तुम फिर। तो सब चीजें कुछ बेसिक चीजें हैं। आप मान लो कि हाथ में पिलास देंगे तो उसको तुम अगर पिलासे बोलोगे, तुम्हारे में और जनरल लोगों में क्या फर्क है? पिलास को प्लायर बोलते हैं, पेचकस को स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, है ना, टेस्टर को नियोन टेस्टर बोलते हैं। तो ये चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप मान लीजिए, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि भाई आपको बिल्कुल अननोन सा छोड़ देते हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है, खाली सर ऑप्शन याद करवा रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं होती है। हम चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको जो है याद रखने में भी आसानी हो। कंसेप्ट समझते चलिए, क्वेश्चंस को समझते चलिए, और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों का मतलब है कि ऑप्शंस याद करना, या फिर मान लीजिए जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, बेसिक कंसेप्ट जो है उसको समझते चलना है। अब जैसे मान लीजिए कोई चर्चा कर दिया, इंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है ना, ससेप्टेंस क्या है,
तो ये सब चीज़ तो पता होनी चाहिए। अच्छा ससेप्टेंस ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये सब तो पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। BIS के अनुसार जो आपके कंड्यूट पाइप्स होते हैं, जो आपके रिजिड कंड्यूट्स होते हैं, उसके ऊपर जो थ्रेड बनता है, थ्रेड का मतलब चूड़ी, गुना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? तो वो रेंज होता है उसका 11 mm से लेकर 27 mm तक। कितना होता है? 11 mm से लेकर के 27 mm तक रहता है। जो आप अगर, अच्छा ये समझिए कि सर कैसे आप ये चीज़ बता रहे हो, हमको नहीं समझ में आता है। देखिए थ्रेड जो होता है, चूड़ी जो होता है, ठीक है ना, तो चूड़ी का क्या होगा, अपना डायमीटर होता है। डायमीटर का मतलब व्यास होता है। कोई मान लीजिए छोटा सा बोल्ट है, कोई बड़ा सा बोल्ट है, ऑटोमेटिक बात है छोटा सा बोल्ट पे छोटा सा आपका थ्रेड बनेगा, बड़ा सा बोल्ट होगा तो उससे बड़ा सा डायमीटर, सॉरी क्या बोलते हैं, थ्रेड बनेगा, है ना। तो हम लोग जो ये करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, चूड़ी जो काटते हैं, गुना जो काटते हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स डायमीटर, एंड दैट विल बी 11 mm to 27 mm, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए, जहां पर मान लीजिए कि आपके जैसे डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वो पाइप से चल करके और आपके ICU में, या मान लीजिए जो पेशेंट है उसके पास पहुंचता है। देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे हैं? देखे हैं? डॉक्टर के पास कोई आदमी गए हैं आज तक जीवन में? कभी नहीं गए हैं कोई? वाह, कोई नहीं गया लगता है, सब स्वस्थ है ना। अरे सब सब कोई नहीं गया है डॉक्टर के पास जी, बोलो ना। नहीं देखा है? देखे हैं पर देखा है, अच्छा चलो ठीक। सर वो छोटा शीशी टाइप का लगा रहता है दीवार हाँ पे। हाँ, वो तो आप, अच्छा वो देखो, जब वो तुम देखा है तो वो जो उसमें कनेक्टेड होता है, तो वो पाइप किसका रहता है? पाइप किस चीज का रहता गैस है? का। गैस का पाइप कौन सर मटेरियल का लगता है तुमको? लोहा रहता है कि प्लास्टिक रहता है, क्या रहता है? लोहा रहता है सर, लोहा रहता हाँ, है। वही चीज न बोलना चाह रहे थे हम। चलो ठीक है। फिर गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग करते हैं? तो सर जो हार्ड स्टील होता है, रिजिड स्टील जिसको बोलते हैं हम लोग, सर हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। रिजिड स्टील जहां भी मिलेगा सर उसमें भी ना आग लग सकता है। सब चीज में आग लग सकता है। आग क्यों नहीं लगेगा? इसलिए उसको टाइट करके रखता है। अच्छा यहाँ ट्राई जो पढ़ करेंगे रहे सर। थे क्या पढ़ रहेगा जी? क्या क्या ट्राई, ट्राई क्या करेगा? चलिए आग लगाएगा क्या सुनी? आग लगाएगा। हाँ, वहाँ फायर शशि एक्सटिंग्विशर भूषण रहता। डॉक्टर के पास है, हम जाके अच्छा तो देखेंगे इसी एक पे बार कर। एक क्वेश्चन भी हो जाए, बता दो हमको जल्दी से कि भाई इलेक्ट्रिकल में, अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स में अगर आग लगता है तो किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेगा? हेलोन, हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार का, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा सबको। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए हम लोग किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग करते हैं? तो जो भी सर कठोर इस्पात होता है, जो हमारा हार्ड स्टील होता है या फिर रिजिड स्टील होता है, हम लोग सर उसी का प्रयोग करते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन देख के भी मार देगा। सर्किट ब्रेक क्या करेगा भाई? तो जो अब मान लीजिए कि वैसा कंडीशन जो एबनॉर्मल कंडीशन होगा, वो वहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक करेगा और आपके सर्किट को बचा लेगा, है ना। वही काम होता है ना ब्रेकर का। क्या करता है ब्रेकर? ब्रेकर असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से क्या हो जाता है, वो खुद से ही बेचारा टूट जाता है और टूट के आपके सामान की रक्षा कर लेता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। भौतिक रूप से नहीं तोड़ना पड़ता है, जाके गिराना पड़ता है क्या हम लोगों को एमसीबी? ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, वो ऑटोमेटिक ट्रिप करता है ना। तो वही स्वचालित रूप से का मतलब हुआ ऑटोमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या काम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा। एमसीबी जो होता है, आप लोग एमसीबी देखिएगा तो एमसीबी में क्या होता है, मेटल का दो पट्टी लगा होता है अंदर में। आप लोग देखे होंगे, अगर एमसीबी कोई आदमी खोल उनके तो देखिएगा। तो क्यों लगा होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो हम लोग का एमसीबी होता है उसमें हम लोग जो द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग करते हैं, उसका रीजन होता है अति भार से बचना, मतलब ओवरलोडिंग से बचना। क्या होता है बोलिए तो? ओवरलोडिंग से बचाना। समझ गए बात को? अरे हाँ, उसी पट्टी में एक ऊपर से तार आता है, एक नीचे से तार आता है। अगर वहाँ स्पार्क या कुछ होता है ओवरलोड में, तो वो एमसीबी गिर जाता है। क्या काम है पट्टी का? ओवरलोडिंग से आपको बचाता है वो, ठीक है। मतलब अब जैसे तार मान लो 0.75 mm का चला दिया तुम, उस पर क्या चीज, इलेक्ट्रिकल चूल्हा चला दिया, तो लोड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा वो ट्रिप कर जाएगा। समझ गए ना? तो अतिभार उसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन।
अवशिष्ट धारा, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े थे रेसिडुअल करंट के बारे में, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट धारा। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब अवशिष्ट धारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, समझ गए क्या था जी, कौन बताएगा? अवशिष्ट धारा में किसका यूज कर रहे थे हम लोग? रेसिडुअल करंट के लिए किसका प्रयोग किए थे, कौन बताएगा? ईएलसीबी का नहीं किए थे जी, ईएलसीबी का नहीं किए थे भाई साहब, अभी जस्ट पढ़ के निकले हैं। रेसिडुअल करंट अवशिष्ट धारा में हम लोग ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। अब ईएलसीबी जो होता है, उस ईएलसीबी के अंदर में हम लोग से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये क्या करता क्या है? ये अवशिष्ट धारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, जो हमारा क्या होता है ईएलसीबी लगता है, वो ईएलसीबी आपको करंट ना लगे, आपको करंट ना लगे उसका वो ख्याल रखता है। समझ गए बात को? मतलब आपको झटके से बचाता है। समझ गए क्या करता है? बोलिए, झटके से बचाता है वो आपको। समझ में आ रहा है? आप लोग घर में वायरिंग करवाते होंगे तो जितने भी घर में अगर अच्छे मिस्त्री वायरिंग करता है तो वो लोग बॉडी अर्थ जरूर देता है। बॉडी अर्थ देने का क्या रीजन होता है कि करंट जो होता है वो क्या हो, वो अर्थ के माध्यम से अगर कोई लीकेज करंट हो रहा है या मान लीजिए कुछ ऐसा करंट हो गया तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली जो है पास होकर के पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और जो आदमी उसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसको झटका नहीं लगेगा। इसीलिए लोग अर्थिंग का प्रयोग करता है। बॉडी अर्थ सारे देखते होंगे आप लोग, अगर अच्छे से वायरिंग होता है तो लोग दिलवाते हैं। ग्रीन कलर का तार होता है जिसको लोग क्या करता है, जनरली अर्थिंग के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो वहां पर ही क्या होता है, ईएलसीबी का भी प्रयोग किया जाता है। ईएलसीबी क्या करता है? ईएलसीबी का भी काम वही है, क्या आपको झटका से क्या करता है, सुरक्षित करता है, आपको जो है शॉक लगने के लिए नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए, जहां पर मान लीजिए क्या है कि आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा, तो वैसे जगहों के लिए कौन सा वायरिंग करेंगे? तो क्या भी जस्ट पढ़ाए थे, क्लिट वायरिंग, हल्का फुल्का वायरिंग जो होता है, या फिर मान लीजिए कि तार चला करके उसके ऊपर पिन डाल देना, पिन ठोक देना। सब आदमी देखे होंगे, तार चला देता है, उसके ऊपर से पिन मार देता है तो अपना तार टिका हुआ रहता है, उसको भी हम लोग क्लिट वायरिंग के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग को क्या करना है, अस्थायी रूप से अगर मान लीजिए वायरिंग करनी होती है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, क्लिट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज इंडक्टर को कहां लगाते हैं? वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कहां लगेगा? मेन लाइन, मेन करंट कहां जाएगा? स्विच में जाएगा, सॉकेट में जाएगा, वहीं ना जाएगा जी। स्विच बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, वितरण बॉक्स में जाके क्या करेगा वो? जहां से मान लीजिए हमको अब सॉकेट में लाइन चाहिए तो सॉकेट के पास करंट पहुंचेगा, तब ना मान लीजिए उसमें आप कोई सामान को चार्जिंग, मोबाइल का चार्जर लगा करके उसमें आप चार्ज कर लीजिएगा। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि लूपिंग सिस्टम में जो फेज कंडक्टर होता है उसको कहां लगाते हैं? तो उसको सॉकेट के पास लगाएंगे, स्विच के पास लगाएंगे, यही लगाएंगे। तो यही देखिए सॉकेट है, ये जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने लिंक क्लिप BIS नियम के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई अगर पैकिंग हो रहा है तो एक पैक में कितना होना चाहिए क्लिप्स। ठीक है, तो क्लिप्स का मतलब वो ठोकने वाला भी क्लिप जो आप लोग देखते होंगे, जो इलेक्ट्रिकल में जाइए खरीदने के लिए उसको क्लिप मांगिएगा तो वो लोग देता है। तो BIS सिस्टम के मुताबिक कहा जाता है कि कम से कम 100 क्लिप जो है वो एक पैकेट के अंदर होना चाहिए। समझ गए? कितना होना चाहिए? 100 क्लिप होना चाहिए। स्टैंडर्ड का जब आप खरीदते हैं तब आप जाइएगा 25 रुपया लेके, तो 25 रुपया में जो होगा वही देगा बेचारा, नहीं समझे? तो स्टैंडर्ड के हिसाब जब आप खरीदिएगा तो आपको कितना मिलेगा? एक में आपको जनरली 100 क्लिप मिलता है। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखिए इसको सवाल में क्या है सर। ये देखिए वायरिंग सर्किट है, ये यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर कि आपका जो L1 है, L2 है, ध्यान दीजिए, L1 है, L2 है। ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। समझ के बात को, L1 है और क्या है, L2 है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दो लाइट दिख रहा है और इसमें देखिए 2 वे स्विच है, जहां पर देखिए गोल कर दिया है। तो गोल करने का मतलब यह होता है कि इसी से कनेक्टेड एक और लाइट यहां पर लगा हुआ है, एक और लाइट यहां पर जल रहा है। समझ के बात को, एक L1 L2 यहां हो गया और एक यहां हो गया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ये सर्किट है, वो सर्किट में क्या देख पा रहे हो तुम? तो यहां पर ये सर्किट है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक लैंप ये जो है ये बड़ा अच्छा जल रहा है और ये जो लैंप है ये नॉर्मल जल रहा है, मतलब मंद रूप से चल रहा है।
बहुत ज़्यादा लाइट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, फिर मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं कि L1 L2 है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मंद से जल रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये बेहतर रूप से अच्छे रूप से जल रहा है। यही ये फिगर आपको दिखाता है। तो जहां भी ये ऑप्शन मिले कि भाई 2 लैंप जो है वो मंद रूप से जल रहा है और 1 लैंप जो है वो अच्छे से जल रहा है, समझ के बात को, उसको आपको करेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा है इसमें। ये देखिए 2 लैंप है, मंद संचालन नहीं, हमारे पास अभी 3 लैंप है भाई, तो ये नहीं चलेगा। 1 स्विच नियंत्रित 2 लैंप, बिल्कुल नहीं। 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित, नहीं। यहां पर ये देखिए डी नंबर में 1 लैंप है जो उज्जवल रूप से जल रहा है और 2 लैंप है जो मंद रूप से संचालित हो रहा है। ये करेक्ट आंसर है आपका, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, आपको आया हुआ क्वेश्चन था, कल भी पढ़ाया था हमने कि होम थिएटर का जो वायरिंग होता है, उस होम थिएटर के वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ क्यों नहीं चलाते हैं। कल पढ़ाए थे ना जी, कौन बताएगा इस बच्चे भाई, क्या कह रहे थे हम, होम थिएटर का जो वायरिंग होता है उस वायरिंग में पावर वायरिंग के साथ क्यों नहीं चलाते हैं, कल बताए थे। कौन बताइएगा इसका आंसर, भूल गए सब आदमी। कल हम बताए थे आपको कि होम थिएटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और जनरली हम लोग जो बल्ब पंखा यूज करते हैं ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, समझ के बात को। तो इससे क्या होगा, साथ चलाएंगे तो दोनों के तार से करंट करेगा, और करंट पास करने के कारण क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। हस्तक्षेप का मतलब इसका करंट उसके उसमें टकराएगा, उसका करंट इसमें टकराएगा, तो ऑडियो वीडियो सिस्टम में आपका क्या होगा, हस्तक्षेप होगा और सामान जलने का खतरा होगा। ऑडियो वीडियो सिस्टम में हस्तक्षेप से बचें, ये आपका करेक्ट आंसर है। कल भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पे आपसे। अगला क्वेश्चन, यदि अर्थ के पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, क्या है भाई साहब कि अर्थ के पाइप की लंबाई को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अर्थिंग का जो भी आदमी पाइप डलवाता है, सब आदमी देखते होंगे, या तो बहुत नीचे डलवा देता है या फिर लंबे से पाइप का प्रयोग करके उसको बहुत गहराई तक डालता है। क्यों डालता है, ताकि क्या हो, अगर अर्थ का पाइप छोटा होगा, अर्थ का पाइप क्या होगा, छोटा होगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। लेकिन अर्थ का पाइप जो ही बड़ा होते चला जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। समझ के बात को, इसीलिए लोग क्या करता है, लंबा लंबा पाइप का प्रयोग करता है अर्थिंग के लिए, या फिर ज़्यादा डेप्थ में जाकर के क्या करता है, अर्थिंग का पाइप गाड़ता है। समझ गए। तो अर्थिंग का पाइप की लंबाई बढ़ने से क्या होगा भाई साहब, अर्थ का जो वैल्यू, अर्थ जो रेजिस्टेंस है आपका, वो क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा बाबू रे, घट जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अगर अर्थ के पाइप की लंबाई बढ़ती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पोर्टेबल उपकरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ड्रिल हाथ में ले लिए, ठीक है ना, उसको यहां से वहां लेके जाना है। तो पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, सुरक्षा के सामान, पकड़ने योग्य सामान, निर्गत सामान, या फिर नियंत्रण सामान, ठीक है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग वहां पर आउटलेट एसेसरीज का प्रयोग करते हैं। किसमें सर, निर्गत सामान का प्रयोग करते हैं। कहां पर सर, जैसे मान लीजिए आप हाथ में लेकर के, मान लीजिए कि हम लोग क्या चल रहे हैं, हाथ में लेकर ड्रिल मशीन चल रहे हैं, तार होता है वहां पर, फिर क्या मान लीजिए 3 पिन प्लग होता है ना। तो वो सब क्या है, आउटलेट मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं, आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है कि जो भी पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होता है उसमें हम लोग कौन से सामान का प्रयोग करते हैं, तो आउटलेट एसेसरीज का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए अगला कार्य, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है, ठीक है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए मतलब विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन, ठीक है, कि आपका सामान जो है वो भी क्या हो, सेफ हो और आप भी सेफ हुए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस इंसुलेटर का, इंसुलेटर मतलब कुचालक का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग वहां पर फंक्शनल इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी कार्यात्मक कुचालक का प्रयोग करते हैं। याद रखना है इसको, किसका प्रयोग करते हैं, फंक्शनल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं या फिर कार्यात्मक कुचालक का प्रयोग करते हैं। जो जैसे क्या हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब क्या है, आपके ऐसे कुचालक है जिससे कि चाह करके भी करंट पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं। तो इसको याद रखना है कि भाई हम लोग अगर मान लीजिए बेसिक काम करते हैं तो वहां पर इंसुलेशन अगर करते हैं तो इंसुलेशन के लिए किस चीज का, क्या चीज वहां जरूरत पड़ती है, किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब, फंक्शनल इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? तो फ्यूज पढ़ाया हुआ पहले भी है, अभी भी चर्चा कर रहे थे आपसे हम कि फ्यूज जो है वो क्या होता है। तो फ्यूज आपका पकड़ने योग्य सामान होता है कि क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा जल्दी बताइए। पकड़ने योग्य होगा कि नियंत्रण होगा कि सुरक्षा होगा कि निर्गत होगा, क्या होगा आप लोग के हिसाब से? सुरक्षा। सुरक्षा का है। देख रहे थे कि आप लोग जगे हुए हैं कि सब आदमी सो गए, कुछ जवाब नहीं आ रहा था आप लोग की तरफ से। चलिए वेरी गुड। सर देख ही रहे हैं, सब फ्यूज, हाँ फ्यूज क्या है सर? सेफ्टी इक्विपमेंट्स है सर, है ना। फ्यूज क्या है? हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स होता है। हम लोग क्या करते हैं उसको, अपने आप को या फिर सर्किट को सेफ करने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीसी को बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इंग्लिश में ही देख लो इसको, इंग्लिश वाला ज्यादा याद रहेगा। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ये देखो यहां लिखा हुआ है। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए हेलोजन लैंप के लिए पूछ दिया कि हेलोजन लैंप के लिए कौन सी एमसीबी का प्रयोग करेगा भैया सर? भाई साहब बताइए, हेलोजन लैंप के लिए कौन से प्रकार के एमसीबी? जैसे जनरल लाइटिंग के लिए किसका कर रहे थे? एल टाइप का कर रहे थे। अभी पूछ रहा है हेलोजन लैंप के लिए किस प्रकार के एमसीबी का प्रयोग करिएगा। तो याद रखना है, जी सीरीज एमसीबी होता है, एल सीरीज एमसीबी होता है, डीसी सीरीज एमसीबी होता है और एल और जी सीरीज एमसीबी होता है। समझ के बात को? तो हम लोग इसमें जो करते हैं किसके लिए करते हैं सर? जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं। कहां पर? जब हेलोजन लाइट को जलाएंगे तो वहां पर हम लोग जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करेंगे। डीसी वाला तो कल बताए थे। हाँ, लोकोमोटिव में बताए ही थे। एल सीरीज आपको बता ही दिए, लाइटिंग जनरल लाइटिंग के लिए होता है। जी सीरीज आपको बता दिए अभी हम, हेलोजन लैंप के लिए होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, 300 वाट से ऊपर के लैंप को किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग कहता है? मतलब 300 वाट से ऊपर का अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा होल्डर लगाइएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग की भाषा में। समझ गए? तो ये कौन सा होगा सर? गोलियत होता है। ये गोलियत स्पेशल टाइप का होल्डर होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में भाई साहब, बहुत अच्छे से देख लीजिए इसको आप। ठीक है कि ये जो आपका क्या है सर, ये जो आपका क्या चीज है, ये जो आपका 300 वाट से ऊपर का अगर कोई बल्ब होगा, कोई लैंप होगा, तो उसमें हम लोग किस प्रकार के होल्डर का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग उसमें जो है आपका गोलियत टाइप के होल्डर का प्रयोग करते हैं। चलो यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, AWG का विस्तार क्या है? AWG, तो अभी आप दो तीन चीज समझ लो। SWG पूछेगा, AWG पूछेगा, दो पूछता है आपको। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। पढ़ाया हुआ है पहले भी आपको, हमने पूछा भी है कि SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से कहां तक के डायमीटर को आप नाप सकते हैं, तार की मोटाई नाप सकते हैं। कुछ याद है आप लोगों को कि भूल गए? जीरो याद है, 0 से 36। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए AWG की बात कर लेते हैं। तो AWG क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज या अमेरिकी वायर गेज। समझ गए बात को? क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में आपको मिलेगा अमेरिकी वायर गेज। तो जो मिल जाएगा उसको करेक्ट मार लेना। समझ गए? अमेरिकी वायर गेज, गेज बोल रहा हूं मैं, ग्रेड नहीं समझ लेना, ग्रेड मार के आएगा तो गलती हो जाएगा। गेज, GAUGE गेज। समझ गए? तो अमेरिकी वायर गेज हिंदी में है, यहां देख लीजिए मिल गया आपको। या फिर अमेरिकन, हाँ यहां है देखिए, अमेरिकन वायर गेज। दोनों कंसेप्ट समझ लीजिए। SWG का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, AWG का भी फुल फॉर्म भाई साहब पूछेगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है ना? चलो यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या है? आपका सिंबल है, BIS सिंबल है आपका। किसका है सर? ये इंटरमीडिएट स्विच का है। किसका है ये? इंटरमीडिएट स्विच का है। क्या है ये? बोलिए। इंटरमीडिएट स्विच का। टू वे स्विच के बारे में कल डिस्कस किए थे, साथ में इंटरमीडिएट स्विच के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे, याद होगा? भूल गए कि याद है? बोलिए। नहीं सर, याद है, याद है। ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्विच का सर्किट डायग्राम, सॉरी सिंबल है। क्या है ये? सिंबल है। ठीक है, BIS सिंबल है किसका? इंटरमीडिएट। 4 पोल है देखिए, 1 2 3 4। हाँ बताए थे 4 वे स्विच। हाँ यही चीज है।
चलो भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी था, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसका हर एक क्वेश्चन बहुत महत्व रखता है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, समझ गए ना, इसलिए इसको अच्छे से देखिए, देख लीजिए आप, वायरिंग डायग्राम है, अब ये कौन सा वायरिंग डायग्राम है ये देख लो, तो ये जो है, सॉरी हाँ, ये तो वायरिंग डायग्राम, ये बस सही तो पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ डायग्राम, तो वायरिंग डायग्राम है, बस कंसेप्ट खत्म आपका, ये देखिए वायरिंग डायग्राम, यहां तक में किसी बच्चे को भाई साहब तो प्लीज पूछ लीजिए, चैप्टर कर दिए कंप्लीट आपका हम ये वाला, अब आपका मात्र 3 से 4 टॉपिक बचा हुआ है, समझ गए, 3 से 4 टॉपिक में हमने बोला था कि मार्च तक हम लोग क्लोज कर देंगे आपके टॉपिक को पढ़ा करके, वीडियोज सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसको जो देखना है, क्लास नहीं कर पाया है तो सारा यूट्यूब का चैनल अपलोडेड है, वीडियोज अपलोडेड है, आप पीडीएफ वाइज देखते चलिए, उसमें क्वेश्चन सारे जो है सिस्टमेटिकली हमने पढ़ाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जब हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा, जब खत्म कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि सप्ताह में एक दिन क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट तो क्लियर है कि टेस्ट तो होना ही है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक दिन रखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको टास्क मिलेगा कि भाई इस मॉड्यूल का या इस पन्ना का क्वेश्चन नंबर ए से लेके ये तक आपको याद करके लाना है, समझ गए, फिर वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आशा करते हैं कि सब आदमी उसमें जुड़िएगा।